हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था प्रतिरक्षियों के प्रकार, और उसमें आपको समझाया गया था कि प्रतिरक्षियों के कितने प्रकार होते हैं, 5, जिनको हमने यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया था, यानी अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। और फिर उनके मैंने आपके लिए कार्य बताए। आज एक नया टॉपिक प्रिय छात्र एवं छात्राओं, रक्त। कौन सा है? रक्त। आई बात समझ में? कौन सा है? रक्त। तो देखिए, रक्त के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान देना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और वो भी कैसा? जीवित। रक्त एक जीवित ऊतक है। आपकी बुक लिख रही है कि रक्त एक जीवित ऊतक है। आपकी बुक की जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि रक्त जो है रक्त एक तरल ऊतक है, तरल जीवित ऊतक है। बाकी जो रक्त होता है इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया होगा, समझाया आपको कि जो आप हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है उपकला ऊतक, जो त्वचा का निर्माण करता है। नंबर दूसरा जो होता है, ध्यान देना, नंबर दूसरा जो होता है वो होता है संयोजी ऊतक, जो रुधिर का निर्माण करता है। नंबर तीसरा मैंने बताया था पेशी ऊतक, जो क्या करता है? मांसपेशियों का निर्माण करता है। और नंबर चौथा बताया था तंत्र का ऊतक, जो तंत्र का निर्माण करता है। इस तरह मैंने आपको 4 ऊतकों के बारे में बताया था। आई बात समझ में? अब इसमें आप ध्यान देना कि जो संयोजी ऊतक होता है वो रुधिर का निर्माण करता है। तो वही बात इसमें आपकी बुक में लिख रहा है कि रक्त एक तरल जीवित ऊतक है। यानी कैसा होता है? रक्त जो होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यानी रक्त एक तरल कौन सा है? संयोजी ऊतक है। आई बात में? यानी जीवित ऊतक है। आपकी बुक लिख रही है कि रक्त एक तरल जीवित ऊतक है। और कौन से ऊतक से बना होता है रुधिर? हमारा संयोजी ऊतक से। किससे बना रहता है? संयोजी ऊतक से। जीवित ऊतक है जो कैसा होता है? रक्त जो होता है वो होता है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है एवं लाल रंग का होता है। कैसा होता है? जो गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है एवं लाल रंग का होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, रक्त कैसा होता है? जो गाढ़ा। ध्यान देना, रक्त की विशेषताएं हो गई एक तरह। जो गाढ़ा होता है, कैसा होता है? चिपचिपा होता है और लाल रंग का होता है। चिपचिपा होता है एवं कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है एवं लाल रंग का। आई बात समझ में? कैसे रंग का? लाल रंग का। तो ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि रुधिर का जो लाल रंग होता है, रुधिर का कैसा रंग होता है? लाल। और मैंने इसकी पिछली क्लासों में भी बताया है आपको कि रुधिर में हीमोग्लोबिन बनरक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जो रुधिर होता है उसमें हीमोग्लोबिन बनरक पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन बनरक, जिसको कि हम HB क्या कह देते हैं? उसको HB। ध्यान देना, HB वर्णक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? HB वर्णक। तो HB वर्णक की वजह से, हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। जिस तरह पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित की वजह से उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे रुधिर का रंग क्यों होता है? कैसा होता है? लाल। उसने लिखा है कि ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है लसका के कारण, और इसके अलावा कैसा होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। आई बात समझ में? आगे ध्यान देना। और ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। किसमें बहता है रुधिर? रक्त वाहिनियों में। आप जानते हैं रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। क्या होती हैं? धमनी और सिरा। शुद्ध के लिए कौन होती हैं? धमनी। और अशुद्ध के लिए कौन होती हैं? सिराएं। कौन होती हैं? सिराएं। यानी शुद्ध के लिए होती हैं धमनी, और अशुद्ध के लिए कौन होती हैं? सिराएं। आई बात समझ में? तो जो रक्त होता है हमारे शरीर में, यानी रक्त हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में से प्रवाहित होता है। किसमें होता है? रक्त वाहिनियों में। आई बात समझ? क्योंकि मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है बंद और एक होता है खुला। कैसा होता है? खुला। तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में तो कैसा होता है? कॉकरोच है, तिलचट्टा जो होते हैं, इनमें कैसा होता है? खुला होता है, क्योंकि उनमें रुधिर किसी नलका की सहायता से नहीं बहता है, किसी नली में प्रवाहित नहीं होता है, किसी रक्त वाहिनी में प्रवाहित नहीं होता है। जबकि मानव जो होता है इसमें रक्त जो होता है वो यानी
रक्त वाहिकाओं के द्वारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, जिसमें धमनी किसके लिए होती हैं, शुद्ध के लिए, और सिराएं जो होती हैं जिनको हम आम भाषा में नसवी कह सकते हैं, वो किसके लिए होती हैं, अशुद्ध रुधिर के लिए। किसके लिए होती हैं, अशुद्ध रुधिर के लिए। तो इस लाइन को नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि रक्त जो होता है ये वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है, यानी रक्त होता है तथा रक्त वाहिनियों में, और वाहिनियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती हैं और इस क्या होती हैं, सिराएं। तो हृदय से जो शुद्ध रुधिर होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो कार्य करती हैं वो होती हैं धमनी। तो शुद्ध के लिए कौन होती हैं, धमनी। और शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनसे जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको वापस शुद्ध के लिए हृदय तक लाने का जो कार्य करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिराएं। क्या बोलते हैं, सिराएं। आई बात समझ में। तो तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है, तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। आई बात समझ में, प्रवाहित होता रहता है। किसमें प्रवाहित होता रहता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। आगे ध्यान देना, समझना कि यह प्लाज्मा किससे बना होता है, यह प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारा रुधिर है ये किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है ये लगभग 55% भाग बनाता है, यानी प्लाज्मा जो होती है हमारे रुधिर का लगभग 55% भाग बनाती है। और रक्त कणिकाएं होती हैं कितना बनाती हैं, 45। कितना बनाती हैं, 45। जो प्लाज्मा है ये हमारे रुधिर का लगभग 55% भाग का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये लगभग कितने का, ये लगभग 45% भाग का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जो प्लाज्मा होती है कैसा माध्यम है, ये निर्जीव माध्यम होता है। कैसा है, निर्जीव तरल माध्यम होता है। जबकि रक्त कणिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय छात्र छात्राओं, इस बात को नोट करना कि यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यह प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं तो कैसे भाग हैं अपने रक्त की, जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, जीवित। जबकि प्लाज्मा जो होता है ये हमारे रुधिर का निर्जीव तरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, निर्जीव तरल माध्यम है। और प्लाज्मा जो होती है हमारे रुधिर का यानी लगभग 55% भाग का निर्माण करती है, और शेष 45% का जो निर्माण करती हैं वो कौन सी होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, रक्त कणिकाएं। आई बात समझ में, कौन सी होती हैं, रक्त कणिकाएं। तो ध्यान देना कि रक्त एक तरल जीवित ऊतक है। किससे मिलकर बना होता है, संयोजी ऊतक से, जो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है एवं लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि रुधिर में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। और ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। आयु से मिलकर बना है, चाहे इस तरह लिख लेना, मिलकर बना होता है चाहे मिलकर बना है। आई बात समझे। और प्लाज्मा कैसी होती हैं, निर्जीव तरल माध्यम। रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, जीवित। कैसी होती हैं, जीवित। आगे ध्यान देना कि प्लाज्मा आंतों से, ध्यान देना, प्लाज्मा आंतों से अशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने और विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का क्या करता है, कार्य करता है। जो प्लाज्मा होती है, ध्यान देना, प्लाज्मा जो होती है आंतों से, जो प्लाज्मा होती है वो आंतों से अशोषित जो पोषक पदार्थ हैं, अशोषित क्या हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। जो प्लाज्मा होती है आंतों से अशोषित जो भोजन पदार्थ है इसको तो शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। आई बात समझ में। और शरीर से जो विभिन्न अंग हैं उनमें जो क्या बने, हानिकारक पदार्थ बने। क्या बने, जो हानिकारक पदार्थ बने, उन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक, यानी उन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करती है। यानी रक्त का ये एक तरह से क्या हो गया, परिवहन का कार्य हो गया। परिवहन का मतलब जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों से लाकर और उत्सर्जी जो अपने अंग होते हैं उन तक पहुंचाना। आई बात समझ में। ये रक्त का क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है। और प्लाज्मा जो होती है, क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की।
नंबर एक कौन सी होती है? नंबर एक होती है आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। यानी कितने प्रकार रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होती है बिंबाणु। ये कौन सी होती है? बिंबाणु। आई बात समझ, जिन्हें हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक होती है आरबीसी, जिनको हम लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। आई बात समझ में? ये क्या कार्य करती हैं हमारे शरीर में? गैसों का परिवहन करती हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान करती है, यानी O2 को शरीर के अंदर पहुंचाना और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। कौन कार्य करती हैं? आरबीसी। कौन करती हैं? आरबीसी। तो लिखना इसमें, यह गैसों का क्या करती हैं? परिवहन एवं विनिमय करती हैं, यानी उनका आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं रक्त जो कणिकाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर एक कौन सी होती है? आरबीसी, यानी आरबीसी, रेड, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, ऐसा लाल रुधिर कणिकाएं। आई बात समझ में? दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, ऐसा। और तीसरी होती हैं बिंबाणु, जिनको प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनके कार्य बताए गए हैं कि भाई आरबीसी क्या कार्य करती है, आरबीसी हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। तो आरबीसी जो होती है गैसों का क्या करती है? परिवहन करती है, तथा क्या करती है? विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान करने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। कौन? आरबीसी। आई बात समझे? गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती हैं। नंबर एक बात। दूसरी है अपनी डब्ल्यूबीसी। कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे शरीर को यानी क्या करती हैं? रोगाणुओं जो होते हैं उनसे क्या करती हैं? बचाती हैं, यानी शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। शरीर की रोगाणुओं से, यानी शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। आई बात समझ में? तो नंबर एक हो गया आरबीसी, नंबर दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती हैं बिंबाणु। तीसरी क्या होती हैं? बिंबाणु। बिंबाणु जिनको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो बिंबाणु क्या करती हैं हमारे शरीर में? ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात। बिंबाणु जो होती हैं ये रक्त कणिकाओं की क्या करती हैं? सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं उनकी क्या करती हैं? रक्षा करने का कार्य करती हैं। रक्त वाहिनियों की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। रक्त वाहिनियों की सुरक्षा एवं रक्तस्राव जो होता है, रक्तस्राव जो होता है उसको क्या करती हैं? रोकने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करती हैं एवं रक्त अपनी क्या होती हैं? जो रक्त क्या होती हैं? जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो रक्तस्राव को रोकने में सहायता करती हैं। लिख लेना इस लाइन को, एवं रक्तस्राव को रोकने में सहायता करती हैं। आई बात में? रोकने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो ये है आपका रक्त और रक्त के बारे में सामान्य जानकारी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। आरबीसी क्या कर रही हैं? गैसों का परिवहन एवं विनिमय करने का कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? कि शरीर की रोगाणुओं से क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। और बिंबाणु क्या करता है? कि रक्त वाहिनियों की क्या करता है? रक्षा करने का कार्य करता है। और रक्तस्राव जो होता है उसको रोकने में क्या करता है? सहायता करता है। या रक्तस्राव को रोकने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये हो गए अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। क्योंकि आप जानते हैं रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो ये जीवित भाग होती हैं, प्लाज्मा एक कैसा होता है? निर्जीव तरल माध्यम होता है। अब है रक्त समूह। अगला टॉपिक कौन सा है इसमें? रक्त समूह। तो हैंड डाल लेना, रक्त समूह। तो देखिए रक्त समूह के बारे में सबसे पहले यानी वैज्ञानिक हुआ था यानी सन 1901 में, यानी रक्त समूहों के बारे में सन 1901 में एक वैज्ञानिक हुआ था। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को विभिन्न समूहों में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। आई बात समझे? तो ध्यान रखना सन 1901 में। कब? सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, यानी कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह को क्या किया?
यानी वर्गीकृत किया, या रक्त को विभिन्न समूहों में इसको क्या किया, वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत किसके आधार पर किया कि रक्त की जो आरबीसी की जो होती हैं, रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर यानी रक्त को 4 समूहों में बांटा। आई बात समझ में। यानी सन 1901 में कॉललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह को विभिन्न भागों में बांटा। किसके आधार पर बांटा कि जो हमारी आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी की, तो आरबीसी की कोशिकाओं में प्रतिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतिजन। तो प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने समूह में बांटा, 4 समूहों में बांटा। कितने समूह में बांटा, 4 समूह में बांटा। आई बात में। प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं, ये आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर उपस्थित होते हैं। तो उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कॉललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में कितने समूह में बांटा, 4 समूह में बांटा। कितने समूह में बांटा था, 4 समूह में। और जो ये प्रतिजन जो होते हैं, ध्यान देना, ये जो प्रतिजन जो होते हैं, ये प्रतिजन जो होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड्स के बने हो सकते हैं। आई बात समझ। सामान्यतः जो ये प्रतिजन होते हैं ना, जो किस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की कोशिकाओं पर। किस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की कोशिकाओं पर। ये सामान्यतः प्रतिजन जो होते हैं, प्रतिजन किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान देना, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में, कार्बोहाइड्रेट। या किससे बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड के बने हो सकते हैं, यानी ग्लाइकोलिपिड से बने हो सकते हैं। आई बात समझ। तो प्रश्न बनता है कि जो प्रतिजन आरबीसी की कोशिकाओं पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और या किससे, ग्लाइकोलिपिड से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। आई बात समझ में। और ये जो प्रतिजन होते हैं एक ही विकल्पी या संबंधित जीन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में। प्रिय छात्र ध्यान रखना, जो ये प्रतिजन जो होते हैं वो एक ही विकल्पी से या उनसे संबंधित जीन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, सन 1901 में कॉललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने यानी रक्त को कितने समूह बांटा, 4 समूह में। किसके आधार पर, प्रतिजन के आधार पर। प्रतिजन उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। प्रतिजन किस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की कोशिकाओं पर। प्रतिजन किससे बने होते हैं, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। आई बात समझ में। और इनके आधार पर इनको 4 समूहों में बांटा। कैसे बांटा कि जो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी कोशिकाओं में प्रतिजन कितने पाए जाते हैं, 2। यानी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रमुख रूप से 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रतिजन ए और एक कौन सा होता है, प्रतिजन बी। एक तो प्रतिजन क्या होता है, ए होता है, और एक कौन सा होता है, प्रतिजन कौन सा होता है, बी होता है। कौन सा होता है, बी। यानी प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। यानी आरबीसी की कोशिकाओं पर प्रमुखतः 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, यानी प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। यानी एक तो क्या होते हैं, एंटीजन ए होते हैं और एंटीजन क्या होते हैं, बी होते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें ध्यान देना कि इनके आधार पर कितने भाग बना दिए, 4 कैसे बना दिए कि जिनमें प्रतिजन ए पाया जाता है, यानी जिनकी आरबीसी की कोशिकाओं पर प्रतिजन क्या पाया जाता है, ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। आई समझ। जिनकी आरबीसी पर या आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप जो है अपना रक्त समूह है वो क्या होगा, ए। जिनकी आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन क्या पाया जाता है, बी, तो उनका जो समूह है, रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। अब कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिनकी आरबीसी की कोशिकाओं पर ए और बी दोनों ही पाए जाते हो, तो कौन सा समूह हो जाएगा, ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी। आई बात समझ में कि जब केवल प्रतिजन ए पाया जाता है, जब आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन केवल ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। आई बात समझ। जब आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी।
लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनमें प्रतिजन, जिनकी आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन ए भी पाया जाता है और प्रतिजन क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। तो दोनों प्रतिजन उपस्थित होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। कौन सा होगा, ए बी। और जबकि कुछ यानी व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी आरबीसी की कोशिकाओं पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ना प्रतिजन ए पाया जाता है और ना प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है, तो उनका ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। कौन सा होगा, ओ, जिसको हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, ओ होगा। आई बात समझ में? ध्यान देना, रक्त समूह के प्रकार बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि रक्त समूह सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सन 1901 में किसने बताया था, कॉल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। कॉल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किसके आधार पर, प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। अब प्रतिजन ए पाया जा रहा है आरबीसी की कोशिकाओं पर, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। अगर प्रतिजन बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। दोनों ही प्रतिजन पाए जा रहे हैं आरबीसी कोशिकाओं पर तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। और कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ हो गया। कौन सा हो गया, ओ। और इस वर्गीकरण को हम ए बी ओ समूहकरण के नाम से जानते हैं। ए बी ओ, कौन से समूहकरण के नाम जानते हैं इसको, ए बी ओ समूहीकरण के नाम से जानते हैं। क्यों ए बी समूहीकरण क्यों कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, दोनों को मिला देंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और दोनों प्रतिजन नहीं पाए जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो कौन सा समूहीकरण हो गया, ए बी ओ। आई बात समझ में, ए बी ओ। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त समूह। आई बात समझ। रक्त समूह सन 1901 में कॉल एंड स्टीनर ने बताया कि रक्त जो होते हैं प्रतिजन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 4। और प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अब जिनमें प्रतिजन क्या होता है, ए होता है, प्रतिजन क्या होता है, ए होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उनका, ए होगा। जिनकी आरबीसी कोशिकाओं प्रतिजन क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। दोनों ही उपस्थित होंगे प्रतिजन ए और बी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उनका, ए बी। और कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ना प्रतिजन ए पाया जाता है ना प्रतिजन बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। और इस व्यवस्था को, इस जो क्रम मैंने बताया है, इसी व्यवस्था या क्रम को हम ए बी ओ समूहकरण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा ए और बी, इसके अलावा ए और जो बी जो होते हैं, इनके अलावा आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर आरएच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, आरएच। आई बात समझ, आरएच यानी ए और बी जो प्रतिजन मैंने अभी बताएं कि भाई 2 प्रतिजन होते हैं ए और बी। इनके अलावा आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, एक और एंटीजन पाया जाता है। कौन सा, आरएच। कौन सा पाया जाता है, आरएच। आई बात समझ में। अब जिनमें आरएच पाया जाता है वो तो क्या हो गए, आरएच धनात्मक। क्या हो गए, आरएच धनात्मक। और जिनमें आरएच नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, आरएच ऋणात्मक। आई बात समझ में। यानी आरएच कारकों की खोज 1940 में की थी, किसने, कॉल एंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने। यानी आरएच जो कारक था, यानी ब्लड ग्रुपों की खोज तो कब हो गई थी, 1901 में। और प्रतिजन कितने बताए थे, 2, ए और बी। लेकिन 1940 में इसी कॉल एंड स्टीनर एवं दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था, बीनर। बीनर ने बताया कि ए और बी के अलावा एक प्रतिजन और पाया जाता है। कौन सा, आरएच। और इसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। सिलेबस में नहीं है, नोट करना। मकाका रीसस नामक किस में, बंदर में की गई थी। यानी मकाका रीसस नामक एक बंदर था और उसमें सबसे पहले आरएच कारक को खोजा था। आई बात में, मकाका रीसस। आई बात में, मकाका रीसस नामक बंदर जो था। और जो आरएच है ना, ये रीसस शब्द को ही दर्शाता है। यानी रीसस शब्द का जो संकेत है वो ही क्या है, आरएच है। आई समय, यानी रीसस जो है, यानी उन्होंने सबसे पहले यानी मकाका रीसस में खोजा तो इसका नाम क्या रख दिया, रीसस ही रख दिया। लेकिन रीसस का जो संकेत है वो क्या है, आरएच है। इसलिए इसको आरएच प्रतिजन के नाम से जानते हैं। और जिनमें आरएच पाया जाता है उन्हें आरएच धनात्मक कहते हैं, और जिनमें आरएच नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना। और इस व्यवस्था को ही हम आरएच समूहीकरण के नाम से जानते हैं। जो ये व्यवस्था है इसको हम आरएच समूहीकरण के नाम से जानते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यानी RH धनात्मक, RH पाया जाता है वो RH धनात्मक, नहीं पाया जाता है वो क्या हो गए, RH ऋणात्मक हो गए। और पूरे विश्व की जो कुल आबादी है, अपने विश्व की जो कुल आबादी, उसमें लगभग 85% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH धनात्मक होते हैं। और 15% लोग हैं वो कैसे होते हैं, RH ऋणात्मक। यानी RH धनात्मक कितने होते हैं, RH धनात्मक कितने पाए जाते हैं, 85% जो विश्व की आबादी है। और जबकि RH ऋणात्मक कितने पाए जाते हैं, मात्र 15%। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में लगभग 93% लोग कैसे हैं, RH धनात्मक, और 7% लोग कैसे हैं, RH ऋणात्मक। यानी 93% जो हमारी आबादी, उसका लगभग 93% जो है वो उसमें क्या पाए जाते हैं, RH कारक पाए जाते हैं। RH धनात्मक है वो, RH पॉजिटिव है वो। और 7% आबादी ऐसी है हमारे देश की जो RH कैसी है, ऋणात्मक है। जबकि विश्व के संदर्भ में बात करें तो 15% यानी कैसी है, RH ऋणात्मक है। और जबकि शेष 85% कैसी है, RH धनात्मक, जिनकी खोज, RH कारक की खोज 1940 में मक्का यानी किसमें, मक्का का रीसस नामक बंदर में की थी। किसने, कॉलैंड, स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने। और जिनमें RH पाया जाता है वो RH धनात्मक, नहीं पाया जाता है वो RH ऋणात्मक। आई बात समझ में। और रुधिर ग्रुपों की खोज किसने की थी, कॉलैंड, स्टीनर ने सन 1901 में। किसके आधार पर, प्रतिजन के आधार पर। प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः A और B होते हैं। और जिनमें A पाया जाता है यानी जिनकी RBC पर प्रतिजन A, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A। B पाया जा रहा है तो क्या हो गया, B। दोनों ही उपस्थित हैं तो A और B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और एक भी उपस्थित नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, O। और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, यानी ABO समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई आज, रक्त एवं रक्त समूह। आगे इसका नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, यानी रक्त समूह और रक्त समूह के जो प्रकार हैं, इनका पूरा जो विस्तार है वो नेक्स्ट अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स, ओके।